एक लड़की जब 2 साल की थी तो उसके पिता का निधन हो जाता है। उसके 7 साल के बाद उसकी माता का दूसरा विवाह होता है। माता के विवाह होने के बाद वो लड़की सगी से सौतेली बन जाती है। 9 साल की उम्र में उसका बाल विवाह होता है और ठीक विवाह के 6 महीने के बाद जब वो रजस्वला होती है तो उसके पति द्वारा ये मांग की जाती है, ये डिमांड की जाती है कि अब शादी कंजुमेट हो। जब शादी कंजुमेट करने के लिए वो रिफ्यूज करती है, वो मना करती है, तो पति द्वारा पहले धमकाया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसे लीगल नोटिस थमा दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट में एक मुकदमा चलता है और वो मुकदमा का जो फैसला आता है वो फैसला भारत के महिलाओं के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट होता है। उनके अपने नारी अधिकारों के लिए, वुमेन राइट्स के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बनता है। इस मुकदमे में तब जो हिंदू मान्यताएं थीं कि 10 साल की उम्र में बाल विवाह हो सकता था, वो बाल विवाह की प्रथा को निरस्त करते हुए एक लोकल सेशन कोर्ट के जज का ऑर्डर आता है जिसमें शादी की उम्र की सीमा 10 वर्ष से बढ़ा के 12 साल की जाती है। उसके बाद उस जज का ट्रांसफ़र हो जाता है। पति फिर भी नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसके हस्बैंड के हक में फैसला देता है कि या तो तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो या फिर 6 महीने की जेल की सजा काटो। ये वीरांगना, ये भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट को ये साफ कहते हुए मना करती है कि मुझे 6 महीने की जेल की सज़ा मंजूर है, लेकिन इस तरह के पति के साथ मैं नहीं रहूँगी। उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट होता है जिसमें ये वीरांगना अपने पति को राहत भत्ता के रूप में आज से 150 साल पहले 2,000 रुपये का गुजारा भत्ता देती है। सुन के बड़ा अजीब लगा होगा आपको। आज हमारी बेबस बहनें, महिलाएं, माताएं अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण तलाक के बाद या तलाक होने की सूरत में अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करती है और कोर्ट उन्हें राहत पहुंचाते हुए गुजारा भत्ता दिलवाता भी है। लेकिन आज से 150 साल पहले आप सोचिए कि एक लड़की जो अपने पति से पिंड छुड़ाने के लिए अपने पति को 2,000 रुपये का गुजारा भत्ता देती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करती है। इन सारे मुश्किलों से गुजरने के बाद ये लड़की इंग्लैंड के, तब के ग्रेट ब्रिटेन के लंदन जाती है और वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की पढ़ाई करती है और डॉक्टर बन के वापस हिंदुस्तान आती है। सूरत के मेडिकल कॉलेज में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करती है और उसमें अपनी आजीवन सेवा देते हुए रिटायर होती है। अब नमस्कार, आपका
रिसर्च एंड एनालिसिस विद के उपाध्याय में स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी शक्ति का दूसरा एपिसोड। आज हम जिस वीरांगना की बात कर रहे हैं उस वीरांगना का नाम डॉक्टर रुक्माबाई है। डॉक्टर रुक्माबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन फैमिली में 22 नवंबर 1964 को हुआ था। जन्म के पिता का नाम मिस्टर पांडुरंग था। जन्म के मात्र 2 साल के बाद ही पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के बाद चूंकि वो जिस कास्ट से बिलोंग करती थी उस कास्ट में तब विधवा विवाह की प्रथा थी, तो विधवा विवाह उसकी माता का होता है मिस्टर अर्जुन के साथ, जो उस समय एक जाने माने डॉक्टर थे, जाने माने फिजिशियन थे, काफ़ी प्रगतिशील सोच के इंसान थे। लेकिन सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपनी बेटी का विवाह वो 9 साल की उम्र में अपने दूर के भतीजे से कर देते हैं। विवाह 6 महीने के उपरांत वो रुक्माबाई का हस्बैंड जब ये रजस्वला हो जाती है और वहाँ पे गोद भराई की एक रस्म होती है, उस गोद भराई के रस्म में होने के बाद वो ये डिमांड करता है कि अब मैरिज कंज्यूमेट होनी चाहिए। वो 20 साल का नौजवान लड़का जब उसको कॉलेज में होना चाहिए था तब वो 4th क्लास में पढ़ रहा था। पांडुरंग की बेटी ने और उसके जो सौतेले पिता थे मिस्टर अर्जुन, तो मिस्टर अर्जुन ये कहा कि अपनी सौतेली बेटी की शादी कराए थे उससे कि जब तक बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे वहाँ घर जमाई बन के रहो, पढ़ो लिखो, एक अच्छा इंसान बनो और उसके बाद ये बेटी तुम्हारे पास चली जाएगी, तुम खुशहाल शादीशुदा जीवन व्यतीत करना। लेकिन उसको मंजूर नहीं था। जब 20 साल की उम्र में लोग कॉलेज में होते हैं तब वो 4th क्लास में पढ़ रहा था। कंजुगल राइट्स की डिमांड करने के बाद और अपने सौतेले पिता से प्रोत्साहन के बाद रुक्माबाई जब मना कर देती है उसको, तो उधर उधर भटकता है, कुछ गलत आदतें भी सीखता है। उन गलत आदतों के वजह से उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी होता है और उस कर्जे की जब डिमांड, रीपेमेंट की जब डिमांड आनी शुरू होती है, जब भुगतान की डिमांड आनी शुरू होती है, तो वो अपने पत्नी को कहता है, रुक्माबाई को, कि आप मेरे साथ चलो। फिर वो मना कर देती है अपने पिता के प्रोत्साहन से, क्योंकि अभी वो बालिग नहीं हुई थी। एक पिता के नज़र में जो एक घर की देखभाल कर सके और एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह सके जिसका कुछ अपना ही पता नहीं था, जिसका कुछ अपना ही ठौर ठिकाना नहीं था, फिर भी मना कर देती है वो। मना करने के बाद 1983 में एक लीगल नोटिस वो लड़का भेजता है। लीगल नोटिस आने के बाद उसके पिता कानूनी सलाह लेते हैं। सलाह लेने के बाद उस लीगल नोटिस का जवाब देते हैं। लीगल नोटिस का जब वो जवाब देते हैं तो लड़का वो फाइनली मुकदमा दायर करता है उसके पिता के खिलाफ, ये हमारी पत्नी को हमारे पास आने से रोक रहे हैं, और जिसमें वादी उसके पिता और वो लड़की खुद, यानी उस लड़के की पत्नी रुक्माबाई खुद होती। केस चलता है। 1 साल के ट्रायल होने के बाद जो उस समय के जो तत्कालीन जज थे मिस्टर रॉबर्ट हिल पेन,
वो एक फैसला सुनाते हैं कि लड़की समझदार है और वो अपने मर्जी से अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसका सामाजिक तौर पे भी बहुत विरोध होता है, क्योंकि हमारे उस समय हिंदुस्तान में आज से 150 साल पहले ऐसी घटना आज हो जाए तो आपको पता है कि लोग समझाने बुझाने वाले, कुछ आलोचक, कुछ हितैषी सामने आ जाते हैं, समाज में तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। उस समय भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें करी कि लड़की हिंदू परंपरा के खिलाफ जा रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ जा रही है, इसको ज्ञान नहीं है, ये हमारी परंपरा को तोड़ देगी, आगे एक नया चलन निकलेगा, इससे समाज में कुप्रभाव पड़ेगा। तरह तरह की बातें लोगों ने करी और ये फैसला आने के बाद वो लड़का दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करता है। वहाँ पे अपील होने के बाद वहाँ पे एक रॉबर्ट चार्ल्स करके जज होते हैं, उनके साथ एक जज की और बेंच होती है। वहाँ हियरिंग चलता है। हियरिंग होने के बाद हियरिंग होती है, ट्रायल होता है काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। वो लैंडमार्क जजमेंट ये था कि लड़की समझदार है, पढ़ी लिखी है, क्रिटिकल माइंड्स है, काफ़ी अच्छी सोच समझ रखने वाली है, हम इसको फिर भी इस केस में हम इसको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन कि लड़की अपने हस्बैंड के पास चली जाए और जाके अपने हस्बैंड के साथ मैरिड लाइफ जिए, या 6 महीने की जेल की सज़ा भुगते। क्योंकि आप सबको पता है कि कोर्ट कानून से चलता है, कोर्ट ना परंपरा से चलता है, ना सामाजिक रीति से चलता है, ना सामाजिक रिवाजों से चलता है। हमेशा कोर्ट कानून पे चलता है। ऐसी कोई कानून थी ही नहीं तब जिसका आधार बना के सुप्रीम कोर्ट लड़की के फेवर में कोई फैसला देता। इस फैसले के विरोध में उस समय के तत्कालीन अपने इस लड़की का जो साहसी कदम है, लड़की का जो एक कदम है काफ़ी साहसी है और आगे भविष्य में जो विश्व की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको एक सबलता प्रदान करने का इस लड़की ने साहस किया है। हमारे भारत के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था कि ये लड़की की जो वेल एस्टेब्लिश, वेल थॉट आउट जो सोच है, अच्छे से समझी हुई जो सोच है, आज इस लड़की को इतनी हिम्मत देता है कि ये लड़की आज अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रुक्माबाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहती है कि हम अपने हस्बैंड के पास नहीं जाएंगे, जो किसी लायक नहीं है, और हम 6 महीने, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 6 महीने की सजा काटें। सुप्रीम कोर्ट अवाक रह जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मजबूर था। जजेस चाहते थे कि लड़की को राहत मिले, लेकिन कानून तो कोई था नहीं, जजेस फैसला कैसे देते। ये होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड वाइफ को एक बाहर से सेटलमेंट करने का एक ऑप्शन देता है कि कोर्ट के बाहर कोई फैसला दोनों में आपस में हो जाए। कोर्ट के बाहर जो फैसला होता है वो फैसला सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि आज से 150 साल पहले एक लड़की अपने हस्बैंड को 2,000 रुपये सेटलमेंट मनी देती है, एलिमनी देती है, गुजारा भत्ता देती है अपनी जान छुड़ाने के लिए। आज से 150 साल पहले आप सोचिए। खैर, लड़की रुक्माबाई यहाँ से निकलती हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन जाती हैं। वहाँ के लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से MBBS करती हैं। MBBS करने के बाद 1994 में जब उनको MBBS की डिग्री मिलती है तो वो भारत वापस आती हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि भारत की पहली महिला चिकित्सक। ऐसा नहीं है कि रुक्माबाई भारत की पहली महिला MBBS की डिग्री हासिल करने वाली लेडी थी। उनके पहले 2 और महिलाओं ने 1886 में 1886 में माफ़ कीजिएगा, कादम्बिनी गांगुली को ये श्रेय प्राप्त है कि वो भारत की पहली MBBS थी। लेकिन उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस से किनारा कर लिया। कुछ टाइम के बाद वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं ज्वाइन कर पाई किन्हीं और कारणों से। और रुक्माबाई 1994 में जब वापस आती हैं मेडिकल की डिग्री हासिल करके, तो वो सूरत के वुमेंस मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करती हैं एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर। इस पद पर वो नौकरी करते हुए 1929 में रिटायर होती हैं। रिटायर होने के बाद वो दोबारा जाके बॉम्बे में बसती हैं और एक लंबा संघर्षपूर्ण उसके बाद पेशेवर तरीके से एक शानदार जीवन जीते हुए 50s के दशक में 1955 में उनका देहांत होता है। तो और इन सारे समय के बीच में वो हमेशा महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से वो जुड़ी रहीं। ये कहानी हमें क्या सबक सिखाता है? आपको पता है कि रुक्माबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं इस देश में हुई हैं, आज तक, अभी आगे भी होंगी, अभी भी हैं। लेकिन ऐसी वीरांगनाओं की कहानियाँ जिन्होंने अपने खुद से संघर्ष किया, जिंदगी से संघर्ष किया, अपने पेशे से संघर्ष किया, उसके बाद हमारे लिए मिसाइल कायम करके गई, हमें एक नया रास्ता दिखा के गई कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। नारी शक्ति में जो हमारा दूसरा एपिसोड है, आपको पता है कि नारी शक्ति नवरात्र भर हमारा चलेगा और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी अनसुनी कहानियों को जो किसी अखबार के किसी छोटे से कॉलम्स में और पन्नों में दब के रह जाती हैं, या फिर सेरेमोनियल लोग आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, हम ऐसी कहानियों को आपके सामने लेके आएंगे जिससे हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सशक्त हो सकें, उनके अंदर ऊर्जा का एक नया संचार हो सके कि हमारे जैसा भी कोई था ऐसा लड़ने वाला जो हमसे बेहतर था, उसके जैसा हमको बनना चाहिए, हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हम आगे भी कार्यक्रम अपना जारी रखेंगे। आज के लिए नारी शक्ति के एपिसोड में इतना ही। आपसे आग्रह रहेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर कीजिए और इस तरह की बातों को आप आगे तक पहुंचाइए। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी वीरांगना है या आप जिनके बारे में जानते हैं, आपने कहा, आपने कहीं सुना है ऐसी वीरांगनाओं के बारे में, तो हमें कमेंट के माध्यम से ऐसी वीरांगनाओं के बारे में बताइए। हमारी टीम रिसर्च करेगी और ये कहानी इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने श्रोताओं को, अपने देखने वालों को तक पहुंचाएगी, पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी। हमारी एक मुहिम है और ये आपके सहयोग से ही ये मुहिम आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।